जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 16वां लेक्चर है, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश से संबंधित अगले 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है। ऑप्शन है आपके 50, 55, 60 या 52। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 50 जिला पंचायतें हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो था भारतीय संविधान में, वो 1992 में लाया गया और 1993 में ये पास होता है। और इसके तहत ही 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश में जो विधानसभा थी, वहां पर आप पंचायती राज अधिनियम लेकर आते हैं। और इस बिल को लगभग 25 जनवरी 1994 से लागू कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था देखने को मिलती है। कितनी? त्रिस्तरीय। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय जो पंचायत की व्यवस्था है, इसमें सबसे ऊपर आपको देखने को मिलती है जिला पंचायत, जो कि 50,000 से ज्यादा जनसंख्या पर। सेकंड स्तर पर आपको देखने को मिलती है जनपद पंचायत है, जो लगभग 5,000 से ज्यादा जनसंख्या पर। और सबसे निम्न स्तर पर आपको देखने को मिलती है ग्राम पंचायत, जो लगभग 1,000 से ज्यादा जनसंख्या पर स्थापित की जाती है। तो ये आपको 3 स्तर की पंचायतें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जहां सबसे ऊपर जिला पंचायत है, वहीं सबसे नीचे ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर है मध्य प्रदेश में। क्लियर? इन सबका कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और हाल ही में इसके चुनाव भी हुए हैं मध्य प्रदेश। अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो उसमें से संबंधित एक प्रश्न भी आपको देखने को मिला था। क्लियर? तो ये पूरी व्यवस्था थी। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 को नागौद जो है, ये राजस्थान में है, यहां पर पहली बार पंचायत की सिस्टम देखने को मिलता है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहां पर संवैधानिक सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि स्थापित की गई थी वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत थी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात की जाती उसमें। लेकिन इसका कोई ऐसा आधार हमें देखने को नहीं मिल रहा था मजबूत, जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया 1993 में पास करके बराबर। और इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसके माध्यम से 29 विषय पंचायतों को दिए गए, जिन पर आज वो काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में एक बहुत अहम मुद्दा जोड़ा गया, जिससे स्थानीय प्रशासन को एक आधार, एक मजबूती दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ऑप्शन है आपके विलियम गैब्रियल ने, थॉमस डैनियल ने, हेनरी हावर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। हेनरी हावर्ड ने पहली विद्युत योजना बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। याद रखिएगा, सही उत्तर है आपका नर्मदा नदी। कर्क रेखा जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बारे में मैं पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, कौन कौन से जिले आते हैं, मैंने एक ट्रिक भी उसमें बताई थी बराबर। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है और ये नर्मदा नदी के समांतर दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर हम दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और सबसे ज्यादा इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, तो जो ग्लोब है उस पर 0 डिग्री की लाइन आपको देखने को मिलती है बीच में, जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको आप क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और इसको आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है? ये ऊपर का आधा गोला और इधर नीचे का आधा गोला। तो आधा गोला और आधा गोला, इस प्रकार से आपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में इसको विभाजित किया। किसके माध्यम से? 0 डिग्री की अक्षांश के माध्यम से, जिसको आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री की लाइन मिलेगी उत्तर में, और यहाँ पर आपको मिलेगी 23.5 डिग्री लाइन दक्षिण में। जो दक्षिण की लाइन होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा, जो उत्तर की लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये नर्मदा के समांतर आपको दिखाई पड़ती है। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं दोस्तों, तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लगभग 1077 किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश में प्रवाह करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है गुजरात के भरूच के पास और अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर? नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? ऑप्शन है आपके शाजापुर को, कस्तूरबा ग्राम को, पिपरिया को या पीतमपुर को। सही उत्तर है आपका दोस्तों कस्तूरबा ग्राम को। कस्तूरबा जो नाम है दोस्तों, वो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यहाँ आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको इनसे संबंधित कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो कस्तूरबा ग्राम इंदौर के क्षेत्र के पास में आता है
और इसे आप पहला सौर ऊर्जा ग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? ऑप्शन है आपके नागदा में, खैरागढ़ में, बड़वानी में, चंदेरी में। सही उत्तर है आपका दोस्तों बड़वानी में। बड़वानी में ऋषभ देव जो हैं, याद रखिएगा, ऋषभ देव जो हैं ये पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थकर थे किसके? जैन धर्म के। तो इनकी एक 72 फीट ऊंची एक मूर्ति बनी है जो कि यहाँ पर चट्टानों को, पहाड़ों को काटकर बनाई गई। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक स्थल यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए जैन तीर्थों का एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट स्थान है। कौन सा? बड़वानी का 52 गजा, जहां पर किसकी मूर्ति मिलती है? ऋषभ देव की। ऋषभ देव कौन थे दोस्तों? प्रथम तीर्थकर थे और इनको आप जैन धर्म का संस्थापक भी मानते। याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है वो ऋषभ देव थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक आप किसको मानते दोस्तों? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनको आप इनका वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि उनके द्वारा इस धर्म को बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया और उसमें कई सारे सिद्धांत भी उन्होंने बाद में जोड़ दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बताया गया है? ऑप्शन है आपके शिवपुरी में, खंडवा में, सिवनी में या मंदसौर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों शिवपुरी। मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री तक जाता है ना, वो भी शिवपुरी में जाता है, जो कि एक समय में कछवाहों का एक प्रदेश माना जाता था। शिवपुरी जो रहा वो सिंधिया राजघराने के अंतर्गत आता था और इनकी एक शिकार स्थल के तौर पर ये जाना गया है, जो कि मध्य भारत के पठार में स्थित है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? करेरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है, जहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। तो इसका प्राकृतिक प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं आकर्षक है, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पहला पर्यटन नगर बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 कहता है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है खंडवा में, बैतूल में, होशंगाबाद में या देवास में। याद रखिएगा, इटारसी जो है ना वो होशंगाबाद में। क्लियर? और ये सबसे बड़े जंक्शन के तौर पर भी जाना जाता है। अब जंक्शन क्या होता है दोस्तों? तो जहां पर 3 अलग दिशाओं से ट्रेनें आकर मिलती हो, 3 दिशाओं से, याद रखिएगा, 3 अलग अलग ट्रेनें जहां पर आके मिलती हो, एक स्थान से गुजरती हो, उसको आप कहते हैं जंक्शन, है ना? तो ये याद रखना है। आप मथुरा को देखेंगे दोस्तों, तो मथुरा पे ऐसी 7 अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से ट्रेनें आती हैं एक साथ। मतलब ये है कि इटारसी वाले जंक्शन पे आपको 2 ट्रेनें एक साथ आके दिखेंगी, लेकिन और कहीं आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो वहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर एक ट्रेन आ रही तो दूसरी साइड में खड़ी होगी, उसको जगह बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। 3 अलग अलग दिशाओं से एक साथ ट्रेन यहाँ पर आ सकती है। इसका मतलब ये क्या है? जंक्शन है मध्य प्रदेश का। बराबर? चलिए, तो ये हमने जंक्शन की बात की। वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों तो शिकागो आपको देखने को मिलता है, और सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो वो देखने को मिलता है, जिसका बहुत सुंदर बना दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जिसको आप बोल सकते हैं मध्य भारत का पठार, जो मध्य भारत का पठार है, इसको आप जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। खासकर मध्य भारत के पठार का उत्तर पूर्वी इलाका आता है, लेकिन मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जोन में आप जलोढ़ मिट्टी के मैदान देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चंबल नदी के द्वारा अपर्दन की गई क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है विशेष तौर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ये फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ग्वालियर में, होशंगाबाद में, बुरहानपुर में या कांकेर में। सही उत्तर है आपका बुरहानपुर में। याद रखिएगा, बुरहानपुर कपास के लिए फेमस है। बुरहानपुर जो पेपर का यहाँ पर कारखाना नेपानगर में, इसके लिए फेमस है। बुरहानपुर चांदनी ताप विद्युत केंद्र के लिए फेमस है। बुरहानपुर जो है दोस्तों, वो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से असीरगढ़ जो अकबर की अंतिम विजय थी 1601 में, उसके लिए भी फेमस है। क्लियर? तो यहाँ पर ही आपको यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर में, इंदौर में, ग्वालियर में या भोपाल में। याद रखिएगा, ये भोपाल में स्थित है। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में, एनजीटी अधिनियम लाकर। ये इसलिए की गई थी कि पर्यावरण संबंधी जो भी मामले होते हैं उनको त्वरित गति से निपटाया जाए, और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस संबंध में पर्यावरण न्यायालय भी स्थापित किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान। बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? ऑप्शन है आपके मंडी द्वीप में, पीलूखेड़ी में, पीतमपुर में या मक्सी में। याद रखिएगा, मंडी द्वीप में होता है
सोयाबीन तेल निकालने का काम। यहाँ पर एक बात और याद रखना है, सोयाबीन का उत्पादन जो होता है वो उज्जैन संभाग में बहुत ज्यादा होता है। भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। मध्य प्रदेश को आप सोया स्टेट भी कहते हैं और आप सोयाबीन को पीला सोना भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन का जो कारखाना है दोस्तों उज्जैन में और अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है आपका, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? याद रखिएगा, भील, कोल, मारिया या गोंड। जो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। गोंड जनजाति आपको मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर सिवनी, छिंदवाड़ा, इधर बैतूल वाले इलाके में, मंडला वाले इलाके में। ठीक है, और गोंड जनजाति में आपको कर्मा नृत्य देखने को मिलता है। गोंड के साथ साथ बैगा, जो बैगा है इस जनजाति में भी आपको कर्मा नृत्य देखने को मिलता है, जो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट के क्षेत्रों में विशेष तौर पर देखने को मिलती है जनजाति। और ये बोल सकते हैं कि खेती के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें स्त्री पुरुष शामिल होते हैं और इसमें लाल कलर के वस्त्र पहने जाते हैं और झांझ और मजीरा जो होता है इसका यहाँ पर बजाने का काम होता है। ध्यान रखना, गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1972 में, 1980 में, 1981 में, 1986 में। दोस्तों इसके हिसाब से तो आपका प्रश्न 1981 है, लेकिन अगर एग्जाम में 1980-81 लिखा आ जाता है तो आप इसको ध्यान देंगे, बराबर। चलिए, तो 1980-81 का समय है जब आपके मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना देखने को मिलती है। और फिल्म सिटी के लिए पहले भोपाल को चुना गया था, अब इंदौर क्षेत्र जो है इसको फिल्म सिटी के तौर पर तैयार करने की कहीं ना कहीं व्यवस्था चालू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, लोहा उद्योग है या फिर लोहा इस्पात उद्योग? याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करना है, इसको लाख उद्योग कहेंगे, तो लाख उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग। लेकिन सही उत्तर है आपका कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो तीसरा है। पहले नंबर पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पर आपको गुजरात देखने को मिलता है और तीसरे नंबर पर आता है एमपी का स्थान कपड़ा उद्योग के मामले में। और कपड़ा उद्योग का जो संकेंद्रण है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्यादा देखने को मिलता है। इंदौर में आपको सबसे ज्यादा कपड़ा मिले और कपड़े का व्यापार केंद्र देखने को मिलेगा। लेकिन हम पहली कारखाने की बात करें दोस्तों तो लगभग 1906 के आसपास, 1906 के आसपास आपको बुरहानपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल देखने को मिलती है, बराबर। और भारत की जो पहली कपड़ा मिल है वो मुंबई में लगी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कपड़ा उद्योग जो है दोस्तों उसका आधार है कपास, और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग अच्छा विकसित हो पाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम के द्वारा, मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा, कालिदास अकादमी के द्वारा या भारत भवन के द्वारा। सही उत्तर है आपका भारत भवन के द्वारा, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? ऑप्शन है राजगढ़ में, ग्वालियर में, उज्जैन में या भोपाल में। सही उत्तर है आपका भोपाल में, इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है की स्थापना की गई है? ऑप्शन है आपके सांची, उज्जैन, चित्रकूट या मांडव। याद रखिएगा, चित्रकूट सतना में इसकी स्थापना की गई थी लगभग 1991 के आसपास, और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी ग्रामोदय विद्यालय। ओके, चित्रकूट में स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, कहता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हार्डिंग वांकर अंत्योदय कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद अंत्योदय कार्यक्रम, अहिल्या अंत्योदय कार्यक्रम या दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से इसे आप जानते हैं। 2004 में सितंबर के माह में इसको शुरू किया गया था और इसके तहत 20,000 रुपए तक की कोई भी जांच की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री दी जाती है और इसके लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके माध्यम से आप स्वास्थ्य की लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने भी लगभग हम बात करें सितंबर में 25 सितंबर के आसपास 2014 में अंत्योदय योजना जो है वो चालू की थी, जिसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण वर्ग को कहीं ना कहीं कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है, आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई है? ऑप्शन है आपके 20 अप्रैल 1991, 15 मई 1990,
1 नवंबर 1989, 1 जनवरी 1991। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों 15 मई 1989। इस दिन आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना लेकर आए थे, लेकिन 2019 में भी ये चर्चा में रही थी, क्योंकि 2019 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उसके बाद इस योजना को दोबारा से लेकर आए थे। इसके माध्यम से सरकार के जो लोग थे वो हर क्षेत्र में जा जाकर कहीं ना कहीं अपना संपर्क बढ़ा रहे थे और योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि पूरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के भांति मध्य प्रदेश के उमरी या मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है। यह स्थान किस जिले में आता है? ऑप्शन है विदिशा में, उज्जैन में, मंदसौर में, टीकमगढ़ में। याद रखिएगा टीकमगढ़ में है ये। टीकमगढ़ निवाड़ी का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर सूर्य मंदिर है। और कुछ लोगों का तो कहना है यहाँ पर कई सारे सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं। बहरहाल हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों, उड़ीसा पुरी में है, जिसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और लगभग 1253 से 1260 के बीच में गंग वंश के राजा थे। याद रखिएगा, गंग वंश के राजा थे, उनके द्वारा ये स्थापित करवाया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और एक अद्भुत अद्वितीय मंदिर देखने को मिलता है आपको उड़ीसा के पुरी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खां फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप या श्रीकांत फेलोशिप। याद रखिएगा, जो ललित कला के संदर्भ में दी जाती है दोस्तों वो चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। अगर अलाउद्दीन खां फेलोशिप की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है वो दोस्तों याद रखिएगा ये भी कलाओं के संदर्भ में दी जाती है, लोक कलाओं के संदर्भ में। अब श्रीकांत फेलोशिप जो है वो ऐसे बोल सकते हैं कृति के लिए दी जाती है जो गैर हिंदी भाषा में की गई हो और उसका अनुवाद हिंदी में किया हो गया हो। इस संबंधी कार्य के लिए श्रीकांत फेलोशिप दी जाती है, जिसमें हर एक फेलोशिप में 1000 रुपए मासिक दिया जाता है। फेलोशिप के अंतर्गत ऐसे लोगों को फेलोशिप दी जाती है जो जब ग्रेजुएशन कर चुके थे, पोस्ट ग्रेजुएशन तरफ जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, सरकार इन्हें फेलोशिप प्रदान करती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन है आपको 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। सही ऑप्शन है आपका 1981 में। 1981 में नर्मदा घाटी विकास निगम बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें नर्मदा घाटी प्राधिकरण की तो 1985 में नर्मदा घाटी प्राधिकरण बनाया गया था और इसी के साथ ही नर्मदा घाटी परियोजना भी शुरू होती है। और नर्मदा घाटी परियोजना बहुत विवादित परियोजना रही है, जिसके लिए 1989 से ही मेधा पाटकर और आदि लोगों के साथ मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेधा पाटकर हो, अरुंधति राय हो, बाबा आमटे हो या आमिर खान का एक इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, जो कहीं ना कहीं नर्मदा घाटी परियोजना के चलते जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके चलते बहुत बड़ी भूमि के डूबने और लोगों के पुनर्वास संबंधी चीजों को आवाज उठा रहे थे। तो ये आंदोलन आपको देखने को मिलता है। और हम देखें तो 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण भी बनाया गया था। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कि न्यायाधिकरण कब बना, प्राधिकरण कब बना, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया और नर्मदा घाटी विकास निगम कब बना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कहता है कि रामलीला मैदान मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है बालाघाट में, भोपाल में, शिवपुरी में, राजगढ़ में। याद रखिएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, सही ऑप्शन इसमें आया नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। एक्चुअल में रामलीला का जो मैदान ऑफिशियल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है दतिया। जब दतिया जाते हैं तो भांडेर जो इलाका आता है यहां पर आपको रामलीला का मैदान देखने को मिलता था। अगर ऑप्शन में आता तो आप दतिया लगाएंगे, यहां पर होता है। लेकिन कुछ जगह पर आपको ग्वालियर भी देखने को मिलता है। तो लेकिन सही उत्तर आपका क्या है दोस्तों? भांडेर का जो क्षेत्र होता है दतिया के पास में, यहां पर रामलीला का मैदान प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये ध्यान। ओके, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 24 कहता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मानों में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या आर्यभट्ट सम्मान। सही उत्तर है आपका दोस्तों आर्यभट्ट सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। तानसेन सम्मान लगभग 1980 से दिया जाता रहा लगातार, संगीत के क्षेत्र में जो हिंदुस्तानी संगीत है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान जो है वो जनजातीय कला परंपराओं के लिए दिया जाता है और ये लगभग 1983 से दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास सम्मान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में 1980 दिया जा रहा है। तो शास्त्रीय संगीत भी इसमें है, इसमें रंगकर्म भी है, ललित कलाएं भी है, तो हर क्षेत्र में कालिदास सम्मान जो है वो दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान भी देती है, तानसेन सम्मान भी देती है और तुलसी सम्मान भी देती है, लेकिन आर्यभट्ट सम्मान मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है, आप लोगों को ध्यान। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 25 कहता है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है?
ऑप्शन ए नृत्य करती हुई महिला, बौद्ध स्तूप, शैव मंदिर या खजुराहो की मूर्ति। मध्य प्रदेश में शैव मंदिर भी है, भोजपुर का मंदिर आपको देखने को मिलता है, खजुराहो की मूर्तियां भी हैं, प्रसिद्ध स्थान है पर्यटन का, और बौद्ध स्तूप भी है सांची का विशेष तौर पर। तो यहां पर हम नृत्य करती हुई महिला को लिख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश बोल सकते हैं कि ललित कला का जो प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे जिनको आज हमने डिस्कस किया है, और इनके माध्यम से आपके मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का भंडार और भी बढ़ा है। क्लियर? तो इन सबको याद करिए, लिखते रहिए, बार बार सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आने वाली कोई भी परीक्षा जो आए उसमें आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पे आधारित क्वेश्चन जो भी आए आपके वो छूटे ना। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।